हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना एक न्यू टॉपिक। जैसे आप सभी जानते हैं, ये जो हमारा क्लास है यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए है। और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, यूनिट 10 यूनिट में डिवाइडेड है। और उसकी ये यूनिट फर्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी। और इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है मार्क्सिज्म यानी कि मार्क्सवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए, सबसे पहले हम मार्क्सिज्म क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये मार्क्सिज्म जो एक थिंकर है 19th सेंचुरी के, कार्ल मार्क्स, उनके विचारों से निकल कर आया है। उनके जो आइडियाज थे वही आगे चलकर क्या बने, मार्क्स के आइडियाज से क्या बना, मार्क्सिज्म यानी कि मार्क्सवाद। ये एक ऐसे थिंकर थे जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। और ये किस वर्क के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के लिए ये जाने जाते हैं। और इनका जो फेमस वर्क है वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मार्क्सिज्म क्या है। मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स की आइडियाज को जो आगे मतलब अप्लाई किया गया, उसी को मार्क्सिज्म बोला गया। अब देखते हैं, हम इस पिक्चर के माध्यम से थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म क्या है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, यानी कि द्वंदात्मक भौतिकवाद। अब ये द्वंदात्मक भौतिकवाद क्या है, देखिए इसमें दो वर्ड हैं, एक है डायलेक्टिकल और दूसरा है मेटेरियलिज्म, यानी कि भौतिकवाद। और इसका मीन है द्वंदात्मक का मतलब डायलेक्टिक का मीन है द्वंदात्मक, और मेटेरियलिज्म का है भौतिकवाद। तो ये जो डायलेक्टिक वर्ड है, ये कार्ल मार्क्स ने कहाँ से लिया, ये कार्ल मार्क्स ने एक जर्मनी थिंकर्स थे, पॉलिटिकल थिंकर हीगल, उनसे ये इन्होंने ये वर्ड लिया। और जो ये मटेरियलिज्म वर्ड है, ये एक हीगलवादी ही उनको माना जाता है, फायरबाग जिनका नाम है, उनसे लिया। तो ये दोनों वर्ड जो है कार्ल मार्क्स ने अलग अलग थिंकर से लिया, एक हीगल से लिया डायलेक्टिकल, और मटेरियलिज्म यानी कि भौतिकवादी किससे लिया, ये लिया फायरबाग से। और इसमें वो किस चीज़ की बात करते हैं, जैसे डायलेक्टिकल में हीगल ने बात की कि ये जो आइडियाज है ना, विचार जिसको बोलते हैं, ये क्या है, आइडिया इज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स, यानी कि पूरा जो यूनिवर्स है वो किस चीज से बना है, ब्रह्मांड जो बना है वो एक आइडियाज यानी विचार से बना है। लेकिन इनका मानना क्या है, हीगल का मानना क्या है कि जो जैसे जैसे आइडियाज चेंज होते हैं वैसे वैसे सोसाइटी में भी चेंजेस आते हैं। लेकिन इसी का उल्टा कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि आइडियाज मतलब आइडियाज क्या है, आइडियाज इज नॉट द एसेंस ऑफ यूनिवर्स, बल्कि क्या, किस चीज को मानते हैं ये, कि मैटर इज द चेंज ऑफ एसेंस ऑफ यूनिवर्स, यानी कि भौतिक भौतिक वस्तुएं जो हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख देख सकते हैं, उन चीजों से जो है ये सारा ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स बना है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आया होगा। हीगल आइडियाज की बात करते हैं और कार्ल मार्क्स हमारे मैटर मैटर यानी कि भौतिक चीजों की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हुआ। अब सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की। हिस्ट्री से, जैसे आप देख रहे हैं, हिस्टोरिकल से हम क्या समझते हैं, हिस्ट्री। मार्क्स हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि कैसे कैसे चेंजेस आए और किस तरीके से आए। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू मार्क्स सोसाइटी को उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, एक बेस और एक स्ट्रक्चर, यानी कि आधार और अधिरचना। अब इसमें बेस में क्या आता है, इकोनॉमिक होता है, यानी बेस जो है इकोनॉमिक बेस्ड होता है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज हो गए या लेबर हो गया। और वैसे ही उसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारी सोसाइटी आती है, हमारे पॉलिटिक्स आती है, हमारी मीडिया आती है, रिलीजन आते हैं। तो ये क्या है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसमें कार्ल मार्क्स ने दो चीज़ें बताई हैं, सोसाइटी को दो भाग में डिवाइड किया है, एक है बेस और दूसरा है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में उन्होंने फैमिली, रिलीजन, मीडिया, सोशल, पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें बताई हैं। और मटेरियल में उन्होंने इकोनॉमिक बेस बताया है, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज आए हैं, और दूसरा हमारा क्या आया है, लेबर यानी कि श्रम की बात की गई है। थर्ड पॉइंट है हमारा थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। अब ये थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है, इसको सिंपल मीनिंग में समझते हैं। जैसे मार्क्स ने पूरी दुनिया को दो भागों में मतलब दो तरीके से देखा दुनिया को, दुनिया के लोगों को दो तरीके से देखा। एक तो वो लोग जो हैव्स और हैव नोट जिनको बोलते हैं। हैव्स वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, हैव नोट जिनके पास कुछ नहीं होता। या सिंपल मीनिंग में बोलें तो दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक रिच और एक पुअर। और इन दोनों के बीच की जो खाई को भरने का काम किया है वो कार्ल मार्क्स ने ही किया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये जो
रिच लोग होते हैं या जिनके पास प्रोडक्शन का सब कुछ होता है, तो वो क्या करते हैं, जो पुअर लोगों से काम कराते हैं, लाइक फैक्ट्री हो गई या लैंड रिफॉर्म हो गई, उनकी भूमि हो गई, उस पर काम कराते हैं। और उनकी मतलब जितनी वो लोग मेहनत करते हैं उसका सिर्फ उतना ही देते हैं, जबकि वो मेहनत कितनी करते हैं कि उस अपनी मेहनत से मतलब जो प्रोडक्शन होता है उनका उसमें दुगना उन्हें कमा कर देते हैं, यानी मालिक को। सिंपल सी मीनिंग है कि एक जो रिच व्यक्ति है उसकी फैक्ट्री है, उसमें पुअर लोग काम करते हैं। अब उनको डेली वेजेस तो मिल जाता है, लेकिन वो काम कितना करते हैं, वो कंपनी को बेनिफिट कितना दिलाते हैं, वो उन्हें नहीं मिलता। तो इसका फायदा कौन उठाता है, वो रिच व्यक्ति जिसकी की फैक्ट्री है वो। तो इसको क्या बोलते हैं हम, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लास स्ट्रगल। अब क्लास स्ट्रगल सोसाइटी में कैसे आता है, जब हमारी सोसाइटी दो भागों में डिवाइड हो गई, एक हैव्स एक हैव नॉट, यानी कि एक वंचित और एक मतलब एक वंचक और एक वंचित, यानी कि एक के पास तो सब कुछ है और एक के पास कुछ नहीं है, रिच एंड पुअर, या अपर क्लास और लोअर क्लास। तो इस तरीके से सोसाइटी में क्या आता है, इनक्वालिटीज आती हैं। तो इसी से क्या होता है, क्लास स्ट्रगल आता है, यानी संघर्ष पैदा होता है। फिफ्थ है हमारे पास रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति कैसे आती है, क्रांति भी ऐसी आती है जब सोसाइटी में इनक्वालिटी पाई जाएंगी, तो उससे क्या होगा, क्रांति होगी। क्योंकि लोअर क्लास भी कहीं ना कहीं अपने हक की बात करेगा, जैसे कि मार्क्स ने बोला भी है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। यानी कि मार्क्स का कहना ये था कि अगर ये जो लोअर क्लास है, जो मतलब जिनका शोषण हो रहा है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है, अगर वो सब लोग एक हो गए तो वो क्या कर सकते हैं, ये जो अपर क्लास है, यानी कि जो इन लोगों से मतलब इन लोगों को एक्सप्लोट करते हैं, उनसे क्या कर सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। और मतलब अपनी मेहनत, अपनी जितना वो मेहनत करते हैं उसका मतलब अब उसका वो क्या कर सकते हैं, उसका फल उन्हें मिल जाएगा। तभी उसने मेहनत, सॉरी, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास खोने के लिए बेड़ियां हैं और पाने के लिए सब कुछ है। सिक्स है हमारा डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, और सेवेंथ है हमारा कम्युनिज्म। इन दोनों पॉइंट को हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप अभी तक जो थोड़ा बहुत भी आपको समझ आया होगा, उससे एक इमेज बन गई होगी कि आखिर मार्क्सिज्म है क्या। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, मार्क्सवाद का नाम कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। ये कब आए थे, ये 19th सेंचुरी में आए थे, और ये एक जर्मन इकोनॉमिक और सोशल फिलोसफर थे। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक भी थे। इंग्लिश में देख लीजिए, मार्क्सिज्म टेकन इज नेम फ्रॉम कार्ल मार्क्स, 19th सेंचुरी जर्मन और इकोनॉमिक्स एंड सोशल फिलोसफर थे, और ये मैन प्रोपोनेट थे मार्क्सिज्म के। मार्क्स के जीवन काल में ये शब्द अज्ञात था, यानी कि जब मार्क्स जीवित थे, जिंदा थे, तब ये मार्क्सिज्म जैसा कोई टर्म था ही नहीं। मार्क्स के एक करीबी दोस्त थे जिनका नाम एंजल था, और इन्होंने टिप्पणी की थी कि मैं बस इतना जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने बताया था कि मार्क्स के द्वारा ये टिप्पणी की गई थी कि मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ। ये खुद मार्क्स के वर्ड हैं। ऑल आई नो आई इज दैट आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट, ये याद रखिएगा। मार्क्सवाद मूलतः एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का मतलब एक सेट है, जिन्होंने 19th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स और व्लादिमीर लेनिन तथा इनके जो भी और भी थिंकर्स थे, इन्होंने एक साइंटिफिक बेस पर सोशलिज्म की क्या की, पुष्टि की। ये देखिए, मार्क्सिज्म इज इसेंशियली अ सेट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी डेवलप हुई 19th सेंचुरी में। किस किसने की, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, व्लादिमीर लेनिन and fellow thinkers who sought to establish the scientific basis of socialism। इसके बाद देखिए, कार्ल मार्क्स को क्या बोला जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक बोला जाता है। कार्ल मार्क्स इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक कैपिटलिज्म सोशलिज्म, क्योंकि कार्ल मार्क्स क्या चाहते थे, कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद को खत्म करना चाहते थे। पूंजीवाद खत्म करने के बाद वो क्या चाहते थे कि सोशलिज्म आए, कम्युनिज्म आए। अब देखते हैं आगे कि मार्क्सवाद का उदय 19 एंड 20 सेंचुरी में हुआ, ये सब जानते हैं। और ये चिरसम्मत उदारवाद यानी कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म था, वो जब अपनी पीक पर था, और उसी टाइम उसमें क्या, जिसमें व्यक्ति क्या चाहते थे, अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता का अधिकार होता था। लिबरलिज्म किस चीज़ की बात करता है, इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात करता है, उसकी ऑटोनॉमी की बात करता है। तो मार्क्सिज्म कब आया, मिड 19 एंड अर्ली 20 सेंचुरी में। उस टाइम क्या चल रहा था, क्लासिकल लिबरलिज्म पीक पर था, और इसमें क्या होता है, क्लासिकल लिबरलिज्म में राइट टू पर्सनल फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी।
ये देखिए क्लासिकल लिबरलिज्म एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है जो 19 और 18 सेंचुरी में विकसित हुआ। ये लिबरलिज्म की हम क्लास करा चुके हैं, अगर नहीं देखिए तो आप देख सकते हैं। ये देखिए ये लिबरलिज्म क्या मानता है कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता समाज के लिए कैसी है, लाभकारी है। इसका मानना यह है कि सरकारी हस्तक्षेप के बिना, यानी कि गवर्नमेंट का मतलब जो स्टेट है उसका इंटरफेयर नहीं हो, तो स्वाभाविक बाजार बलों के से आर्थिक प्रगति होती है। व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा यानी कि इंडिविजुअल राइट्स के साथ साथ इक्वालिटी के सिद्धांत की भी ये बात करते हैं। ये आइडियोलॉजी बिलीव करती है फ्रीडम में, सेल्फ रिलायंस में, और ये बिलीव करती है इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, और ये विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी कि ये गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, ये मिनिमल स्टेट की बात करते हैं, और ये सपोर्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म की, क्योंकि जब क्लासिकल लिबरलिज्म पीक पर था जब तभी मार्क्सिज्म आया था, याद रखिएगा। मार्क्स की फिलोसफी कैसी है, प्रैक्टिकल है। उसने विश्व की व्याख्या करने की बजाय विश्व को बदलने पर जोर दिया है। ये इनका एक फेमस कोट्स है, इसको याद रखिएगा। ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि ये किसने बोला है कि विश्व की व्याख्या करने की बजाय विश्व को बदलने पर जोर दिया जाए, तो ये किसने बोला है, कार्ल मार्क्स ने। ये देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसमें इन्होंने क्या बोला है, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनका 1848 का है। इसमें इन्होंने बोला है क्रांति के लिए कि मजदूरों का आह्वान करते हुए बोला है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, यानी कि वर्कर ऑफ द वर्ल्ड यूनिट। अब देखते हैं हम क्लासिकल मार्क्सिज्म की के प्रमुख प्रिंसिपल ये कौन से हैं। मार्क्सवाद क्या है, एक दार्शनिक आधार है, क्लास स्ट्रगल है, सरप्लस वैल्यू है, क्रांति का सिद्धांत है, वर्ग विहीन राज्यहीन समाज की स्थापना है। यानी कि मार्क्सिज्म क्या, मार्क्सवादी क्या चाहते हैं कि स्टेटलेस सोसाइटी हो, जहाँ क्लासलेस सोसाइटी हो, जहाँ पर ना क्लास हो ना ही कोई स्टेट हो। अब देखते हैं इसको एक एक पॉइंट को। ये देखिए जैसे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये एक दार्शनिक दृष्टिकोण है, जैसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इन्हें विकसित किया। ये फ्रेडरिक एंगल्स तो कार्ल मार्क्स के फ्रेंड्स है, यानी कि कोलाबरेट करके इन लोगों ने बहुत सारी राइटिंग्स की हैं। ये दृष्टिकोण क्या चाहता है, समाज प्रकृतियों विचारधारा की प्रवृत्तियों को समझने के लिए भौतिकवादी और द्वंदात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करता है। आपने देखा होगा कि ये द्वंदात्मक कहाँ से लिया, हीगल से, और भौतिकवादी किससे लिया, फायरबाख से। ये देखिए डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इस फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। इट यूज मटेरियलिस्ट एंड डायलेक्टिकल पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड टेंडेंसीज इन सोसाइटी, नेचर एंड आइडियोलॉजी। ये देखिए मटेरियलिज्म यानी कि भौतिकवाद, ये क्या है, भौतिकवाद क्या मानता है कि वास्तविकता की मौलिक प्रकृति क्या है, वो भौतिक है। इनका मानने का मतलब, ये मार्क्सवादी जो मानते हैं, कार्ल मार्क्स जो मानते हैं, वो ये मानते हैं कि जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में है, वो सब कैसा है, एक मटेरियलिस्टिक है, यानी कि भौतिकवादी है। जैसे भौतिक वस्तुएं और उनका कार्य विचारों और चेतना से पहले है। मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड दियर एक्शन प्रीसीड आइडियाज एंड कॉन्शियसनेस। आइडियाज एंड कॉन्शियसनेस की बात किसने की है, हीगल ने की है। हीगल और मार्क्स में यही डिफरेंस है कि हीगल आइडियाज की बात करते हैं और कार्ल मार्क्स मटेरियल की बात करते हैं। डायलेक्टिक ये भी इस बात पर जोर देती है कि वास्तविकता में लगातार परिवर्तन और विकास होते हैं जो विरोधाभासों संघर्षों के माध्यम से प्रकट होते हैं। इसका मतलब ये है कि विकास और परिवर्तन केवल संघर्ष उसके समाधान के माध्यम से ही संभव है। This concept emphasizes that there is constant change and development is in reality, यानी कि रियलिटी में जो भी चेंज होते हैं, itself through contradiction and conflict. This means that development and change are possible only through conflict and its resolution. अब देखें क्लास स्ट्रगल और ऐतिहासिक विकास, यानी कि द्वंदात्मक भौतिकवाद का कहना है कि समाज का विकास जो है वो वर्ग संघर्ष के माध्यम से होता है। यानी कि दो क्लासों में जैसे डिवाइड किया कार्ल मार्क्स ने, एक हैव्स और एक हैव नॉट, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रगल, दोनों में स्ट्रगल तो होगा ना। ये संघर्ष विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्गों में विभाजित होता है। जैसे जैसे स्ट्रगल सोसाइटी में आता है वो इकोनॉमिक बेस पर भी होता है। और ये क्या करता है, ये सोसाइटी की ऐतिहासिक परिस्थितियों को बदलता है, यानी कि ये चेंज करता है सोशल स्ट्रक्चर एंड हिस्टोरिकल कंडीशंस को।
आगे देखते हैं इस मतलब इसके अनुसार समाज, प्रकृति और विचारधारा सभी निरंतर विकासशील होते हैं, यानी सोसाइटी, नेचर, आइडियोलॉजी सब क्या होते हैं, प्रोग्रेस प्रोग्रेसिव होते हैं। उनका अध्ययन केवल स्थिर परिस्थितियों में नहीं बल्कि परिवर्तन और संघर्ष के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। कार्ल मार्क्स ने क्या बताया कि ये सिद्धांत पूंजीवाद की आलोचना करते हुए उत्पादन के आर्थिक तंत्र को समझाने का प्रयास करता है। पूंजीवाद में क्या होता है कि दो वर्ग हैं, एक रिच एक पुअर। पुअर वाले क्या करते हैं, रिच वालों के पास फैक्ट्रीज होती हैं, उनके पास भूमि होती है, और पुअर वाले क्या होते हैं, एक लेबर के तौर पर उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनकी भूमि में काम करते हैं। और जो ये लेबर क्लास होती है उनका हमेशा एक्सप्लोर करते हैं ये कैपिटलिज्म वाले। तो इसलिए कार्ल मार्क्स ने क्या किया, इनकी आलोचना की, यानी कि क्रिटिसाइज किया कैपिटलिज्म को। देखिए इसके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक अपने श्रम के वेतन प्राप्त करते हैं, यानी कि जो मजदूर है वो अपनी जो मजदूरी करता है सिर्फ उसी के वेतन प्राप्त करता है, लेकिन जो उसने श्रम उत्पादन की जो वास्तविक लागत से अधिक मूल्य उत्पन्न किया है, यानी कि उसने जो काम करके दिया वो कहीं उससे ज्यादा दिया है, ये क्या है, ये अतिरिक्त मूल्य पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के श्रम के अतिरिक्त भाग को बढ़ाने के रूप में होता है। सिंपल सा मीनिंग यही है, मजदूर मतलब कोई भी श्रमिक यानी कि लेबर है, उसने काम किया, उसे उसका पैसा मिला, लेकिन उसने जो काम किया वो अपने पैसे से कहीं 10 गुना ज्यादा किया, और उस जो उसने ज्यादा काम किया उसका पैसा किसके पास जाएगा, वो पूंजीपतियों के पास जाएगा। तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे सरप्लस वैल्यू, यानी अतिरिक्त मूल्य। ये देखिए अतिरिक्त मूल्य का शोषण पूंजीपति वर्ग द्वारा किया जाता है। जाहिर सी बात है, लेबर क्लास जब लेबर काम करती है पूंजीपतियों के पास, तो वो उसका पैसा किसके पास जाएगा, वो पूंजीपतियों के पास जाएगा, क्योंकि वे श्रमिकों से अधिक मूल्य प्राप्त करते हैं, उनसे काम तो ज्यादा कराते हैं और उनके श्रम के वास्तविक मूल्य के अनुसार पूरी मजदूरी नहीं मिलती। जितना वो वास्तविकता में यानी रियलिटी में काम करके देते हैं उतना वो क्या करते हैं, उन्हें उतना उसका पैसा नहीं मिलता। ये क्या करते हैं, ये पूंजीवादी समाज में आर्थिक असमानता और शोषण को समझाने के लिए केंद्रीय अवधारणा है, यानी कि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं और एक्सप्लोटेशन है, तो इसको ये समझाने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, एक मतलब सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, यानी कि केंद्रीय अवधारणा है। ये देखिए इंग्लिश में देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्क्स सरप्लस वैल्यू इज एक्सप्लॉइट बाय द कैपिटलिस्ट क्लास बिकॉज दे एक्सट्रैक्ट मोर वैल्यू फ्रॉम वर्कर्स देन द वर्कर्स रिसीव इन फुल वेजेस according to real value of their labor. This theory is central concept of explaining economic inequalities and exploitation in capital society. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक भौतिकवाद। इनके अनुसार समाज का विकास और इतिहास का प्रवाह मुख्य रूप से आर्थिक और भौतिक परिस्थितियों द्वारा होता है, यानी कि इकोनॉमिक बेस पर और मटेरियलिस्टिक कंडीशन पर। समाज की संरचना और संस्थाएं अर्थव्यवस्था पर आधारित होती हैं, यानी कि जो सोसाइटी है उसका स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन किस चीज़ पर आधारित होते हैं, इकोनॉमिक बेस पर होते हैं। इसका आगे डायग्राम में आप देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। According to Marx, the development of society and the course of history are determined primarily by economic and material conditions. The structure and institution of society are based on the economy. अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज की जो संरचना है यानी स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो है, और उसकी जो अधिरचना है यानी कि उसका जो बेस है, कैन बी अंडर बेस इट्स बेस। तो ये क्या होता है, इस संदर्भ में समझा जाता है कि एक भवन रूपी रूप है, यानी ये कैसा है, बिल्डिंग मेटाफर। अब ये देखिए इसके, ये देखिए ये है सोसाइटी और इसका ये है बेस और ये है सुपर स्ट्रक्चर। अब बेस सुपर स्ट्रक्चर किस चीज पर बेस होता है, सुपर स्ट्रक्चर जो होता है बेस्ड होता है वो इकोनॉमी के पर। अब इकोनॉमी कहाँ से आती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, फ्यूडलिज्म, इन चीज़ों से आती है। अब जब ये सुपर स्ट्रक्चर जो होता है ये इकोनॉमिक बेस्ड होगा तो ये किस चीज़ पे इफेक्ट डालेगा, ये सोसाइटी पे इफेक्ट डालेगा। अब सोसाइटी के अंदर कौन कौन आता है, रिलीजन आते हैं, एजुकेशन आती है, वर्क इन्वायरमेंट आता है, मीडिया आती है, फैमिली आती है। तो ये जो डायग्राम है, ये एक सेकेंड, ये डायग्राम जो है ये सुपर स्ट्रक्चर एंड बेस का ये मार्क्स के द्वारा बताया गया है कि कैसे
सोसाइटी को दो भागों में डिवाइड किया, सुपर स्ट्रक्चर एंड बेस। और कैसे सुपर स्ट्रक्चर वाले इकोनॉमिक पर डिपेंड होते हैं, और इकोनॉमी से किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, रिलीजन, एजुकेशन, वर्क इन्वायरमेंट, मीडिया, फैमिली। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्लास स्ट्रगल, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्लास स्ट्रगल। मार्क्सवाद ये मानता है कि समाज में जो वर्गों के बीच संघर्ष है, जैसे श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग, यानी कि लेबर वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास, ये सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन का मुख्य प्रेरक शक्ति है। क्योंकि इससे क्या होता है, सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, हिस्टोरिकल चेंजेस आते हैं। वर्ग संघर्ष या वर्ग संघर्ष ऐतिहासिक बौद्धिकवाद का अभिनव है, यानी ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्लास स्ट्रगल एक इंटेग्रल पार्ट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 का जो स्टार्टिंग मतलब जो वो है उसका ओपनिंग सेंटेंस, उसको उसमें क्या लिखा है मार्क्स ने, अब तक के सभी समाज का इतिहास कैसा रहा है, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अगर आप किसी भी सोसाइटी की हिस्ट्री देखेंगे तो वहां पर क्या मिलेगा, क्लास स्ट्रगल मिलेगा। क्योंकि क्लास स्ट्रगल किस किस में मिलेगा, वर्किंग क्लास में और कैपिटलिस्ट क्लास में। तो ये क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का ओपनिंग सेंटेंस है, यानी बिल्कुल पहला वाक्य जो है कार्ल मार्क्स ने यही लिखा कि अब तक के सभी समाज का जो इतिहास है वो कैसा है, वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एक सामाजिक और आर्थिक है, यानी ये थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल कैसी है, सोशल एंड इकोनॉमिक है। कार्ल मार्क्स ने इसको क्या किया है, डेवलप किया है। कार्ल मार्क्स ने समाज को दो वर्गों में डिवाइड किया है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, सोसाइटी इज डिवाइडेड टू मेजर क्लासेस। एक मीन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि मीन ऑफ प्रोडक्शन में कौन आ गए, बेस, जिसको बोलते हैं बेस, जिसमें क्या आते हैं, कारखाने आते हैं और जमीन आती है, फैक्ट्रीज एंड लैंड। और इसके स्वामी किसके पास होता है, मतलब ये कैपिटलिस्ट जो कैपिटल क्लास वाले लोग होते हैं इसके ओनर होते हैं वो जो इन साधनों का उपयोग करके काम करता है। दूसरा वर्ग वो होता है जो इनका यूज करता है, यानी कारखाने में काम करता है, जमीन पर काम करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, लेबर क्लास बोलेंगे। ये क्या कहता है, ये सिद्धांत, ये थ्योरी क्या कहती है कि इन दो वर्गों के बीच क्या है, स्ट्रगल है, जो सामाजिक और आर्थिक बदलावों का प्रमुख कारण बनता है। मार्क्स के अनुसार इस संघर्ष का उद्देश्य क्या है, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना। स्ट्रगल, अगर ये संघर्ष स्टार्ट हुआ है तो ये क्या करेगा, ये एलिमिनेट करेगा इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज को, और समाज में एक कम्युनिज्म यानी कि इस्टेब्लिश करेगा ये कम्युनिज्म सोसाइटी को, जहाँ पर कम्युनिटी की बात होगी, ना कि कैपिटलिस्ट और लोअर क्लास की बात होगी। जहाँ उत्पादन के मतलब बीन ऑफ प्रोडक्शन पर किसका किसका स्वामित्व होगा, वहाँ उसके ओनर कौन होंगे, सभी पीपल होंगे, यानी वहाँ सभी लोगों के पास होगा। जैसे क्या होता है, कैपिटलिस्ट क्लास जो होता है उसके पास होता है ओनर किसका, कारखाने का, जमीन का, और वहाँ पर कौन काम करते हैं, लोअर क्लास वाले करते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स चाहते हैं कि कम्युनिज्म आए, कम्युनिज्म आएगा तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज हैं उस पर किसका ओनर होगा, सभी लोगों का होगा। ये नहीं होगा कि सिर्फ सोसाइटी के एक मतलब सोसाइटी के एक पार्ट के पास और दूसरा जो है वो सिर्फ एक लेबर क्लास बनकर ही रह जाए। अब देखते हैं इकोनॉमिक एंड कैपिटलिज्म। मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवादी समाज में उत्पादन के साधन जैसे कारखाने और भूमि, इसका स्वामी कुछ पूंजीपतियों के पास होता है, जबकि श्रमिक वर्ग केवल अपना श्रम बेचकर जीवित रहता है। ये असमानता और शोषण का कारण बनती है। इकोनॉमिक और कैपिटलिज्म किस चीज़ की बात करते हैं मार्क्स, मार्क्स करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, मीन ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे फैक्ट्री और लैंड, इस पर किसका ओन होते हैं, ये फ्यू कैपिटलिस्ट यानी कुछ लोगों के पास होती है। और वर्किंग क्लास कैसे सरवाइव करता है, ओनली अपनी लेबर को सेलिंग करके। और ये किस चीज़ को जन्म देती है, इनक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन को। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य साम्यवादी समाज की स्थापना करना है, यानी कि ये किस चीज़ की स्थापना करना है, कम्युनिज्म सोसाइटी की, कम्युनिस्ट सोसाइटी की, जहाँ पर संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण हो, वर्गीय भेदभाव समाप्त हो, यानी कि प्रॉपर्टी कैसी हो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, रिसोर्सेज कैसे हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और क्लास डिस्क्रिमिनेशन हो जाए। ये थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म का सिंपल मीनिंग आपको समझ आया होगा कि मार्क्स का जो लास्ट मार्क्स का जो सबसे मेन और एंड मतलब लास्टली गोल है वो क्या है, कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी आए जहाँ पर सब चीज़ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रॉपर्टी का, रिसोर्सेज का,
और क्लास में जो ये वर्गीय भेदभाव है यानी क्लास डिस्क्रिमिनेशन है, और ये कैसा हो, ये भी खत्म हो जाए। अब देखते हैं मेटेरियल बेस ऑफ चेंज यानी परिवर्तन का भौतिक अधिकार। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में बड़े बदलाव और क्रांतियां केवल विचारधारा के बदलने से नहीं बल्कि भौतिक और आर्थिक स्थितियों से बदलने से होती है। विचारधारा की बात कौन करते हैं, जैसे मैंने बार बार बोला, विचारधारा आइडियाज की बात कौन करते हैं, हीगल करते हैं। उनका मानना यह है कि जैसे जैसे आइडियाज चेंज होंगे वैसे वैसे सोसाइटी में चेंज आएंगे। लेकिन कार्ल मार्क्स का मानना है कि जैसे जैसे मटेरियल चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, इकोनॉमिक, जैसे मटेरियल और इकोनॉमिक स्थिति मतलब कंडीशन चेंज होगी वैसे वैसे सोसाइटी में चेंज आएंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं मार्क्स के बाद का मार्क्सिज्म यानी मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स। मार्क्सवाद को मार्क्सवाद और लेनिनवाद के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि लेनिन को ये श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने मार्क्सवादी क्रांति का व्यवहारिक प्रयोग किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसने मार्क्सवादी क्रांति का व्यवहारिक प्रयोग किया, तो ये किसने किया, लेनिन है। लेनिन भी क्या है, एक मार्क्सवादी है। मार्क्स की रचना है थीसिस ऑन फायरवर्क। इसमें इन्होंने बोला है कि दार्शनिकों ने दुनिया की व्याख्या विभिन्न रूपों में की है, जबकि आवश्यकता इसमें परिवर्तन की है। ये याद रखिएगा, थीसिस ऑन फायरवर्क, और ये इनकी कोट्स याद रखिएगा। फिलोसफर हैव इंटरप्रेटेड द वर्ड इन डिफरेंट वेज whereas there is a need to change it। ये देखिए कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस हैं, जैसे प्रीमेटिड कम्युनिज्म, जिसको क्या बोलते हैं, आदिम साम्यवादी युग। सेकंड है स्लेवरी यानी कि दास अवस्था। सी है हमारा फेडरलिज्म यानी कि सामंती युग। कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद। सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद। तो ये जो है स्टेजेस हैं, ये हम जब पर्टिकुलर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे तब इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। अभी सिर्फ आप इनको याद रखिएगा, प्रीमेटिव, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। तो ये था आज का कार्ल मार्क्स का मार्क्सिज्म। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।